नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में एक न्यूज जो इस वक्त चर्चा में बहुत ज्यादा है वो ये कि चिपको आंदोलन की धरती रही गौरा देवी की ये धरती, जहां पर पेड़ों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष होता रहा है। वहां पर पेड़ कटाई हो रही है। इको सेंसिटिव जोन में पेड़ों को छाटा काटा जा रहा है। देवदार के पेड़ों की कटाई को लेकर विरोध हो रहा है। हालांकि विकास और विनाश की परिभाषा नए तरीके से गढ़ी जा रही है, लेकिन उन सबसे इतर जो खबर ये कि इको सेंसिटिव जोन में पेड़ों को काटा जाना कितना सही कितना गलत, और वो भी तब जो इलाका है वो उत्तरकाशी का मतलब धराली। धराली में जो हुआ वो हम सब ने देखा। नई नई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोग अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं। कुछ विकास के साथ खड़े हैं, कुछ इसे विनाश बता रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कैसे उत्तराखंड में नेताओं की चुप्पी के बाद देश की संसद में बिहार की रहने वाली, छत्तीसगढ़ से आने वाली राज्यसभा सांसद कांग्रेस की, उन्होंने इस मामले को उठाया। लेकिन हमारे सांसद साहब सब चुप रहे, मौन रहे। वो सांसद भी चुप रहे जो गौरा देवी को भारत रत्न देने की मांग संसद की पटल पर कर रहे थे, लेकिन देवदार के पेड़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मथुरा जोशी बीजेपी से हैं, दिनेश गौड़ साहब कांग्रेस से हैं, शिव प्रसाद सेमवाल वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबसे सवाल जवाब हो अपने उत्तराखंड को लेकर, हिमालय बचाने को लेकर, देवदार के उन दरख्तों को बचाने को लेकर, लेकिन कैसे संसद में आवाज उठी वो दिखा देता हूं। क्या था पिछले सदन में पर्यावरण के साथ, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और दूसरी तरफ विकास का ढकोसला देके लाखों पेड़ काटे जाते हैं। मैं फिर से आकर्षित करना चाहती हूँ, चाहे हसदेव हो चाहे उत्तराखंड हो, गंगोत्री, इसी सदन में आश्वासन दिया गया था पिछले सदन में सारे मंत्रियों ने, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो चाहे पर्यावरण मंत्री हो, उन्होंने कहा था कि हम देवदार के वृक्षों को नहीं काटने देंगे। आज वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि जो इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के गंगोत्री का है, वहां से 6000 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई है। वहां के लोग पेड़ों को रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कल की रिपोर्ट है 6 और 7 तारीख दिसंबर को, ताकि उन पेड़ों को बचाया जा सके। अभी महोदय वही क्षेत्र है जहां अगस्त में धराली की भीषण आपदा हुई थी और लगभग 150 लोग के शव अभी भी 40 फीट मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। सोचने वाली बात है कि यदि उच्च हिमालय में 4 धाम ऑल वेदर के नाम पर अंधाधुंध चौड़ीकरण कर इतनी भारी तादाद में आप पेड़ और पहाड़ काटे जाएंगे तो निश्चित ही भूसंकलन बढ़ेगा। देवदार संस्कृत का शब्द है, अर्थात देव वृक्ष, डिवाइन ट्री। ये पूजनीय है। यहाँ पे साधु संत इसके नीचे बैठ के तपस्या करते हैं। यही नहीं, ये हिमालय में पावन आध्यात्मिक वातावरण का भी निर्माण करता है। ये जो गंगा के जल को, जो हम कहते हैं ना कि विशेष है गंगा का जल, उसमें जो बैक्टीरिया फास आते हैं वो देवदार के वृक्षों से जो रिसकर जो तत्व आते हैं उसके कारण ही बैक्टीरिया फास होता है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से इस योजना पर काम चल रहा है। तब सड़क मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जो मैंने कहा कि सदन में आश्वासन दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे, लेकिन तो धरातल में विपरीत हो रहा है। कई समाज सेवी, कई पर्यावरण प्रेमी, इवन आप ही के मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर कांत सिंह जी, कई लोग लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दी है कि यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है, एक ही जोन है जो गंगा का जो निश्चल जल है वहां पे बहता है, उसको बचाया जा सके। लेकिन आप यहाँ कुछ बोलकर जा रहे हैं और वहां पे जाके आप विकास के नाम पर तबाही का काम कर रहे हैं। मैं लगातार देख रहे हैं कि हिमालय में चौड़ीकरण लगातार असफल हो रहा है। अध्यक्ष जी, ये बहुत सोचनीय बात है कि लगातार हिमालय में चौड़ीकरण असफल हो रहा है। सेना और यानी यात्री भूसंकलन आपदाओं के नीचे आ रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना के लिए जरूरत है और सेना का रास्ता ही कई महीनों तक भूस्खलन के कारण बंद रहता है, तो ये किसके कारण, किसकी शय पर इस तरह का विकास आप कर रहे हैं? ये सवालों का सिलसिला। लेकिन मथुरा जोशी जी हैं, दिनेश गौड़ हैं, बात करेंगे, बात रखेंगे। जोशी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं।
बड़ी चिंता होती है। बड़ा जब धराली का हम दृश्य देखते हैं, केदारनाथ वाली 2013 वाली आपदा देखते हैं, तो सवाल होता है तब ऐसे चीजों पर। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ से आने वाली कांग्रेस की राज्यसभा सांसद, बिहार की रहने वाली, वो हमको बता रही हैं कि देवदार वृक्ष की अहमियत क्या है, उसको क्यों बचाना चाहिए, क्यों पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए। हमारे पास तो लोकसभा में 2-3, हमारे राज्यसभा में कोई सांसद नहीं बोला। उत्तराखंड में सियासत मौन है, लेकिन इसको समझना चाहूंगा सबसे पहले, इस इतने गंभीर मसले पर क्यों चुप्पी साधे हुए सब लोग। देखिए पंकज जी, सरकार पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए विकास की पक्षधर है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। और इस मामले में तो उन्होंने स्वयं इस बात को पहले इसको बिल्कुल गहराई से देखा था। और अब सवाल इस बात का है कि पर्यावरण और विकास दोनों को अगर हम संतुलित करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड का विकास भी होगा। और विकास के लिए कुछ न कुछ बलिदान भी करना जरूरी है। अगर वो नहीं करोगे तब भी काम नहीं चलेगा। और एक तरफा बात की जा रही है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति से पहले जानकारी रख लेती माननीय सांसद महोदय तो अच्छी बात होती। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ, रंजीता जी को, बहुत तेज तर्रार सांसद हैं और कई मर्तबा वो सांसद भी रह चुकी हैं बिहार से, आज छत्तीसगढ़ से कांग्रेस पार्टी की सम्मानित सदस्य हैं। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। सीमांत जनपद है, चाइना से उसकी सीमा लगती है। और पूरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, देखिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय के अधीन। वो सारे तथ्यों की जांच करती है, जांच पर रखने के बाद फिर परमिशन देती है। और उसमें ये भी कहा गया है अगर जितने पेड़ कटेंगे उससे दुगने पेड़ों का वृक्षारोपण होगा। और जो रिप्लांट हो सकते हैं जितने ही पेड़, उनको रिप्लेस किया जाएगा, उनको रिप्लांट भी किया जाएगा, पुनः रोपित किया जाएगा उनको। हम इतना कभी भी नुकसान के पक्षधर नहीं रहे हैं। और उत्तराखंड में आप भी जानते हैं कि जहां राज्य बना था जिस समय, उस वक्त हमारे यहाँ 65% वन था। अगर हम इसी तरह से वनों का कटान करते तो खत्म हो जाने चाहिए थे। हमारा 72% से भी ऊपर आपका वनाच्छादित क्षेत्र हमारे उत्तराखंड में हो गया है। आज वैसे भी हर जगह 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 पर जमीनें बंजर हो रही हैं, वहां जंगल के जंगल उग रहे हैं। वन्य जीव मानव संघर्ष भी चल रहा है, कई कारण भी हो सकते हैं। और जहाँ की ये बात कर रहे हैं, गंगोत्री जैसा हमारे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, उसकी अप्रोच भी ठीक आपने करनी है। और चाइना से लगता हुआ बॉर्डर भी है उत्तरकाशी का। सेना के आवाजाही के लिए भी सड़क का होना नितांत आवश्यक है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि आरोप लगाना ये सरासर गलत है कि सरकार पेड़ काट रही है या उत्तराखंड सरकार काट रही है। एक कमेटी होती है, जब परमिशन मिल जाती है तब उसमें किया जाता है। प्रस्ताव करना सरकार का काम है। सरकार अगर सड़क नहीं बनाएगी, पेयजल की व्यवस्था नहीं करेगी, सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी, तो फिर सरकार का क्या औचित्य रहता है। ये हमारा धर्म भी बनता है। हाँ, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अवैध रूप से वृक्षों का पातन नहीं होगा, ये सरकार का कमिटमेंट है। जो परमिशन भारत सरकार से मिलेगी, भाई ये इतना आप काटे इनको, आप पेड़ों को काट सकते हैं और इतने एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं, माना 6 हेक्टेयर आपका काम कर रहा है, तो आपको 12 हेक्टेयर में आने वाले समय में वृक्षारोपण करके देना पड़ेगा। उसके लिए जमीन चिन्हित होगी, उसके लिए राज्य सरकार पैसा भी देती है। पैसा भी एक फंड में जमा होता है, वो कैंपा के नाम से है, उसमें जमा होता है। और कहीं सरकार की मंशा नहीं है ना, ठीक है। वो फिर तो वो धराली और केदारनाथ जैसी आपदाओं पर जब जो लोग इस बात का रोना रोते हैं कि भैया देखो विकास की भेंट चढ़ गया, पहाड़ दरक रहे हैं, ढीले हो गए, कमजोर हो गए, अब पेड़ विकास के चकाचौंध में कंक्रीट के जंगल और जो देवदार के जंगल थे वो उजड़ गए, वो रोना नहीं रोना चाहिए हम लोगों को, उत्तराखंड वालों को। नहीं, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से, मैं इसका जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल हमको नहीं रोना चाहिए।
अगर हमको विकास की दरकार है तो मैंने कहा ना, हमको कुछ त्याग और बलिदान भी करना पड़ेगा। और एक बात है, कोई सरकार हो, मैं भाजपा की सरकार नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो सरकार कभी भी पर्यावरण से समझौता नहीं कर सकती। पर्यावरणीय संतुलन के साथ ही विकास करती है। और इसमें चैनलाइज है, कोई एक व्यक्ति इसमें कोई निर्णय नहीं ले रहा है। मथुरादास जोशी या पंकज भाई, आप और हम तो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, और बेहद पर्वतीय क्षेत्र, आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। हम लोगों की स्थिति क्या हो गई है, हम हर बात में मुझे तो चिंता हो रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बलिदान देना पड़ेगा, मुझे थोड़ी चिंता है इस बात। मैं एक बात कह रहा हूँ ना, अगर आप सीमांत क्षेत्र के लिए सड़क का निर्माण नहीं करेंगे, सरकार अपनी, मेरी आपत्ति इस बात में है ना, सरकार खुद नहीं काट रही है। इसमें कई चैनल होते हैं, सरकार का प्रस्ताव जाता है, भारत सरकार का पैसा लग रहा है, भारत सरकार ही परमिशन देती है। तमाम माननीय उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी है परिवहन मंत्रालय में, जो इसकी परमिशन देती है। जी, ठीक है। मैं तो खुद परेशान हूँ। पंचेश्वर जैसी जगह में मैं 5 साल में रोड नहीं पहुंचा पाया हूँ। जहाँ 35-40 गांव का हमारा सौदा स्थल है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, नेपाल और चंपावत और पिथौरागढ़। आप तो मेरे से बेहतर आप जानेंगे, क्योंकि कई फेजेस से हमको गुजरना पड़ता है, इसलिए मुझे अनुभव भी है। अगर मैंने कहा हम 6 हेक्टेयर जमीन हम सड़क के लिए काट रहे हैं, तो 12 हेक्टेयर जमीन हमको अगल बगल की वन पंचायत में बैरंग लैंड देनी पड़ेगी, जिसमें एक पेड़ खड़ा न हो। एक पेड़ भी होता है तो उसमें फॉरेस्ट वाला भी मना कर देता है और पटवारी भी कह देता है, साहब इसमें तो पेड़ है, मैं नहीं देता हूँ। बड़े हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पेड़ों की संख्या 6000 से ज्यादा बताएगी। दिनेश गौड़, कांग्रेस क्या सोचती है? संसद में आवाज जरूर उठाई, लेकिन जब मैं उत्तराखंड के तरफ देखता हूँ, उत्तराखंड में देखता हूँ, तो कांग्रेस वाले उस गर्मजोशी के साथ बात करते नहीं दिखाई देते, इस मुद्दे पर हल्ला बोलते नहीं दिखाई देते, सरकार का कॉलर पकड़ते दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? असल में गंगोत्री नेशनल हाईवे की जो बात चल रही है, तो मैं उस पर बात करूंगा। मैं इस रास्ते में कई बार, मतलब ये समझ लीजिए कि सैकड़ों बार चल चुका हूं उस रास्ते पे। और जो जहां तक मार्ग के चौड़ीकरण की बात है, जैसे ऑल वेदर रोड में बहुत ज्यादा चौड़ा रोड बनाया जा रहा है, और उससे आप देख लीजिए पूरे उत्तराखंड में जगह जगह भूस्खलन हो गए हैं, और वो भूस्खलन सरकार से समझते नहीं संभल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रासू आप आ जाइए उत्तरकाशी में, एक बंदरकोट है, सालों से वहां पे आज भी जो स्थानीय लोग हैं, उस जो छेड़ाखानी इतनी चौड़ा कर दिया गया उसे, आज भी लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। और आज भी रात के 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक वो रोड बंद रहता है। ये कई सालों से काम चल रहा है, लेकिन जहां ये भूस्खलन शुरुआत हो जाती है, जहां से वहां पे जो है फिर पहाड़ को संभालना आसान नहीं होता। देखिए, उत्तरकाशी जनपद है या ये सीमांत जनपद है, और ये आपदाग्रस्त जनपद है। ये आज से नहीं है, इसने 91 का भूकंप झेला है, इसने 78 की बाढ़ झेली है, 2012-13 की बाढ़ झेली है। तो ये एक प्रकार से ये एक उच्च हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पे जो पहाड़ है, हमने उस चीज को देखा है कि ये पहाड़ जो है कच्चे ग्लेशियर है, और इन पे थोड़ा ज्यादा छेड़खानी कर देंगे तो ये चल पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा जुमा ये पिछली जो बरसात बीती है, उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा इस कठिनाइयां झेली हैं, और आज भी झेल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ साथ में, मैं आपको ये बता दूं कि इन सड़कों पे जो है, जो मार्ग अगर बनाए जाएं तो इतना चौड़ा उसको किया जाए केवल कि दो वाहन आसानी से जो है उसमें एक दूसरे को क्रॉस कर सकें, निकल सकें। और ज्यादातर वहां पे जो कर्व से कटिंग करके इसको थोड़ा कर्व चौड़े करे जाए, और बहुत ज्यादा चौड़ीकरण की इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना कम हम चौड़ीकरण करके इसको निकाल लेंगे, हमारे पेड़ भी कम कट, देवदार के 6000 पेड़ कट रहे हैं जो रंजीता रंजन कह रही है संसद में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस अध्यक्ष अपने हरक सिंह रावत जी, प्रतिम सिंह, हरीश रावत जी, ये सब लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों करने के पक्ष में आप? ये क्योंकि अब ये काम आज तक तो सरकार ने ये कहा कि नहीं, पर्यावरण के साथ छेड़खानी नहीं होगी, और जो वो रंजीता जी बता रही थी कि वो संसद में कुछ और बोलते हैं, और अंदर खाने जो है इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, पेड़ों को चिन्हित कर दिया गया है। और जब लोगों को पता चला तो वो मैं देखा कि कई
जो उसमें एनजीओज हैं वो लोग आए और उन्होंने पेड़ों पे जो है रक्षा सूत्र बांधे। मेरा ये मानना है क्योंकि सामरिक महत्व की सड़क भी है, तो ऐसा नहीं है कि उस सड़क में आपके टैंक वगैरह नहीं गुजरते हैं, उसमें सेना के वाहन गुजरते हैं और बहुत आसानी से वहां बॉर्डर तक जो है तोप भी पहुंचाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चौड़ा रोड बनाने से आप एक नई आपदा को निमंत्रण दे देंगे। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि आप कम से कम, क्योंकि ऑल वेदर के नाम पे जो मानक बना दिए गए हैं कि 24 मीटर या 18 मीटर चौड़ी जो रोड बननी है, वो पहाड़ों के लिए, खासकर उत्तरकाशी जैसे जगह के लिए फिजिबल नहीं है। क्योंकि और आप दूसरी बात आप कह रहे हैं कि तीर्थाटन, ये तीर्थाटन पे ये जो है आपका तीर्थाटन पे है, ये गंगोत्री तक तीर्थाटन है, आप जी इसको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इकोसिस्टम जोन में तो कोड भी कहता है ना कि नहीं कटने चाहिए, ये एरिया में नहीं कटने चाहिए, तो सब नियम के खिलाफ जा रही चीजें। फिर अब वो मेरे को पता नहीं वो कमेटी कौन सा उसको अप्रूवल देने वाली है, एनजीटी क्या कहती है। शिव प्रसाद सेवाल हमारे साथ हैं, वो पत्रकार भी रहे, उन्होंने देखा भी है, और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी उनका नाम है, जो सियासी पार्टी उन्होंने बनाई। सेवाल साहब, पर्वतीय इलाकों के लिए, उत्तराखंड के लिए, देवदार के साथ, चीड़ के साथ और तमाम जो अपने पहाड़ की जान है, उन चीजों के लिए आप लोग भी लड़ते रहे हैं, बात आप करते रहे हैं, लेकिन इस मसले पर क्या कहेंगे आप? अभी परसों जो है हमारी पार्टी की भी कुछ महिलाएं जो हैं रक्षा सूत्र बांधने के लिए वहां पर गई थी, और पब्लिक के ये जो विरोध है उसके साथ उसमें शामिल भी हुई, और उसको जो ये पूरा सिनेरियो है उसको बड़े करीब से देखा। और हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि सरकार एक और तो एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने की बात करती है, और सारे ये नौटंकी है एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 8 सांसद हैं और वो सबके सब संसद में इस मामले को लेकर के चुप हैं। एक और गौरा देवी को देकर आप भारत रत्न की बात करते हो, दूसरी ओर जो है इस तरीके की घटनाएं अगर आप करती हैं, और इस पे आवाज भी जो है यहाँ उत्तराखंड से नहीं बल्कि सुदूर जो है छत्तीसगढ़ से, बिहार से, वहां से उठती है, वहां की सांसद इसको उठाते हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि हर एक आदमी अपनी सुविधा के अनुसार जो है स्कोर सेटल करने की जैसी बात करता है। मतलब किसी को भी सही अर्थों में लगाएं तो इस तरीके के पर्यावरण की चिंता नहीं है। और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन इसके एवज में होता है, जो भी विकास परियोजनाएं इस तरीके से होती है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि उत्तराखंड में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए कोई जगह नहीं बची। रिकॉर्ड इस बात के बताते हैं वन विभाग के, कि वन विभाग ये कहता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई लैंड ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई लैंड ही नहीं है तो इसके एवज में आप जो पेड़ काटेंगे वो पेड़ आप कहाँ लगाएंगे जब यहाँ पे लैंड ही नहीं है। और अगर ये पेड़ कहीं दूसरी जगह लगेंगे तो उसका उत्तराखंड को क्या फायदा होगा। भाई यहाँ पर झील बनी तो उसके बादल तो यही फट रहे हैं, उससे पहले बादल फटने की कोई घटना यहाँ पर होती नहीं थी। झील की जो है घटनाएं पहली बार हो रही हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं उसके कारण जो ये चीजें होंगी, वो आप समझ लीजिए कि उसका नुकसान भी तो उत्तराखंड को ही उठाना पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि इस तरीके के जो अंधाधुंध जो विकास की जो होड़ है, इस पे थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। ये तीर्थाटन है एक। और अभी जब आप ये देखिए कितना मतलब कितनी वैसी बात है कि जब यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब इन्होंने वहां पर कोई जो बन रहे थे उनको करवा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, कहा कि ये इको सेंसिटिव जोन है। अब कहाँ गया वो इको सेंसिटिव जोन? जब तुम्हारी सरकार है तो तब तो तुम बोलते हो यहाँ पे सब काट दो, तुमको सड़क बनानी है, उससे कमीशन खाना है, गोल व्यापारी। तब क्या होगा? गिरदा जी ने ऐसी थोड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट जब इनकी गवर्नमेंट तो इन्होंने उन्हीं प्रोजेक्ट को खोलने के आप पता कराइएगा सर, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है इनको ज्यादा बेहतर मालूम होगा। यहाँ के इसी गवर्नमेंट ने वो सारे प्रोजेक्ट चलवाने के लिए फिर से पैरवी करी कि साहब हमने अपने टाइम पे बंद करा दिए थे, अब इनको दोबारा खोला जाए, विकास जरूरी है। फिर कांग्रेस के टाइम पे विकास जरूरी नहीं था, तब इको सेंसिटिव जोन बनाया। अब क्या हो गया? हमारे कहने की इकोनॉमी के साथ साथ आप इकोलॉजी भी तो देखिए। और दूसरा भाई, ये सिर्फ यहाँ सर गंगोत्री में नहीं, इन्होंने क्या कर रखा है देहरादून में भी तमाम रास्ते, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज और तमाम जगह से मसूरी के लिए रास्ते बना रहे हैं कि कहाँ जाना है जी, मसूरी जाना है। और मसूरी की हालत यह है कि जरा सा वीकेंड का भी सीजन आता है ना, वीकेंड
हफ्ते की साप्ताहिक वहां भी नो एंट्री का बोर्ड लगने की नौबत आ जाती है, 3-3 घंटे का जाम होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये गंगोत्री में किसको पहुंचाना चाह रहे हैं? वहां पे ऑलरेडी फुल है सारी चीजें, ऑलरेडी वहां पर फुटफॉल कम किए जाने की बात हो रही है एक तरफ, और दूसरी ओर आप इस तरीके के ओपन जो है बोल रहे हो कि यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पे वो है। बाकी बातें ये अपने थोड़ा आप सा में वो भी आपने याद दिला दी है, बोल अब क्या होगा भैया। अरे जोशी जी, मतलब कैसे चलेगा बल काम? वो बोले कि सेमवाल जी अपने उसमें तो आप इसको गलत बताते थे, फिर एनजीटी, फिर उसके नियम कायदे, और उसके बाद फिर से शुरू हुआ, फिर वो बड़े व्यापारी वाले खेल वाली गिरदा की वो कविता भी याद दिला रहे। देखिए, लोकतंत्र है, आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो। और फिर फुल सेमवाल साहब बीजेपी अब क्या होगा, वही बोल रहे ना, नई नहीं कविता। नहीं, सेमवाल साहब तो विद्वान व्यक्ति हैं, पत्रकार भी हैं, राजनेता भी हैं, और हर चीज को समझते हैं। ठीक है, लोग अपनी बात तो कहनी चाहिए, कहने में कोई हर्ज, उनका अपना तर्क ठीक है, हमारा अपना तर्क ठीक है। मैंने तो आपको एक ही बात कही है कि बिना किसी की परमिशन के अवैध रूप से कहीं पर भी कोई पातन नहीं हो रहा है, न वृक्षों का कटान हो रहा है। भारत सरकार की परमिशन है। सरकार रोड भी बनाना जरूरी है, रोड अप्रोच भी करना जरूरी है, और सीमांत क्षेत्र भी है, और पर्यटन क्षेत्र भी है, और तीर्थाटन क्षेत्र भी है। गंगोत्री हमारा राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है जी। और पर्यटन क्षेत्र भी है पूरा वो क्षेत्र, और इको सेंसिटिव जोन है, निश्चित रूप से है। लेकिन पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए काम किया जाएगा। जितने वृक्षों का भी पातन होगा उसके दुगने रोपित किए जाएंगे, और जो रिप्लांट करने के लिए होंगे उनको रिप्लांट किया जाएगा, दोबारा रोपित किया जाएगा जो स्थिति होगी जिन वृक्षों की। और सरकार, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत रूप से आप किसी को दोष देके कोई फायदा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मथुरादास जोशी पेड़ नहीं कटा रहे हैं, या श्री पुष्कर धामी जी पेड़ नहीं कटा रहे हैं। भारत सर एक कमेटी होती है, मैंने कहा ना, हाई पावर कमेटी है, और ग्रीन ट्रिब्यूनल भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो भी अपना काम करता है, उसमें भी याचिकाएं जाती हैं। और सरकार की तरफ से कहीं भी अवैध रूप से कोई पातन नहीं हो रहा है, ना हम अवैध रूप से करेंगे। हाँ, विकास भी जरूरी है और पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। इस थ्योरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस एक थ्योरी सवाल पर वो भी काम कर रहे हैं। हम इसका जवाब स्वयं भी दे दीजिएगा। अभी दिनेश गौड़ साहब ने पूछना चाहिए था, वैसे उन्होंने पूछा नहीं, सेमवाल साहब ने पूछ लिया। उन्होंने बोला कि जब कांग्रेस काम कर रही थी तो उस समय बीजेपी वाले इसे गलत ठहराते थे ना, ये चीजें। अब मैं कह रहा हूँ कि उस समय गलत तो आप सही कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, सरकार उस समय भी कोई निजी तौर पॉलिटिकली पर नहीं बना रहा हो। मैं आप जानते हैं, मैं इसीलिए तो मेरा कुछ लोग विरोध भी करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जो मर्जी वो बोल देता। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, नेताओं को तो क्या है, उनको तो बोलना है, चाहे वो किसी पार्टी के हों। जब सरकार चलानी होती है, शासन तंत्र चलाना होता है, जब आपको व्यवस्थाएं करनी होती है, तो फिर उसके बाद आपको कहना पड़ता है कि हाँ, ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। ये अगर यहाँ पावर हाउस नहीं बनेगा, बिजली उत्पादन नहीं होगा, हम उसे ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, कहाँ से काम चलेगा? लोगों को बिजली कहाँ से मिलेगी? पानी कहाँ से मिलेगा? हमारे यहाँ तो ज्यादातर पावर पंप है, हमारे यहाँ तो पंपिंग स्कीमें ज्यादा हैं। तो ठीक है, समय के अनुसार होता है। उस समय ऐसी परिस्थिति बनी होगी, वहां कहा होगा। आज क्योंकि हमको बिजली की भी जरूरत है, रोजगार की भी जरूरत है, हमें नदियों को चैनलाइज भी करना है, उसकी भी व्यवस्था करनी है, और ज्यादा भू कटाव न हो उसके लिए भी काम करना है। सरकार बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। कहीं पर भी यहाँ वाले मामले में मैं इसके बिल्कुल करीब से जुड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं, मैं तो हर चीज का मेरिट और डिमेरिट या विरोध और पक्ष दोनों देख के ही बोलता हूँ। बहुत जी। प्रयास है कि दोनों चीजें हमारी ठीक तरीके से रहें, संतुलित रहें, विकास भी हो और पर्यावरण भी बचा रहे। इस दिशा में सरकार गंभीर है और गंभीरता से काम करेगी। जी। दिनेश गौड़ साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ। कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से जोशी जी में दिख नहीं पा रहे, मेरे आवाज यहाँ जरूर आ रही लाइट चली गई। यहाँ लाइट, जी। अभी तो पंकज बात जी हो रही मेरी थी, लाइट चली गई। लाइट लाइट, भी देनी है, बिजली भी देनी है जोशी साहब। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ तभी तो टिहरी डैम बनाने का फायदा नहीं है। देखो गौड़ साहब, क्या कहेंगे आप? मैं बिजली की बात ही कर रहा था, तो मेरे यहाँ बिजली गुल हो गई।
बिजली और पानी तो जो है ये बहुत ही आवश्यकता है नहीं, फिर हमने हमारे पूरे तरक्की देखी ना गौर साहब, हमने टिहरी डैम देखिए, बनाया, स्थापित किया, लोगों के आंसू देखे, लोगों का वो बिलखना देखा, वो देखा, आज हमको खुद ही लाइट नहीं मिल पा रही, टॉर्च की रोशनी लगा दी, देखो जोशी जी ने। नहीं, मेरा मेरा ये मानना है कि वास्तव में जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको पहाड़ों के हिसाब से देख के बनाना चाहिए और ये बड़े डैम्स बनाने के लिए भी अब आगे आने वाले समय में बड़े डैम्स बनाना भी यहाँ के लिए फिजिबल नहीं है। छोटे-छोटे जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, वो बना के यहाँ की बिजली की वो आपूर्ति होनी चाहिए थी। आपको याद दिला दूँ जब नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी बहुत बड़ी एक बहुत ही बड़े सोच के मुख्यमंत्री वो रहे हैं उत्तराखंड के। उनका सोचना था कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी यहाँ के काम आना चाहिए, उसके बाद देश के भी काम आना चाहिए और इसीलिए उन्होंने लोहारी नाग वाला जो एक प्रोजेक्ट था और मनेरी पाला एक प्रोजेक्ट 2 और तीसरा एक जाटगंगा पे 3 प्रोजेक्ट बनने थे। वो लेकिन उस वक़्त सेमवाल साहब ने मैं उनकी बात को सही ठहराते हुए कहता हूँ कि उस वक़्त अविरल गंगा के नाम पे, गंगा की धारा प्रवाह को रोकने के नाम पे एक आंदोलन चलाया गया और वास्तव में उसको भाजपा का पूरा समर्थन था और वो 600 मेगावाट की एक बहुउद्देशीय परियोजना जो है बंद करनी पड़ी। जबकि 70% जो पर्यावरण को ये कहते हैं कि नुकसान होना, जो पर्यावरण को पेड़ कटने थे, जो सुरंगें बन गई थी, वो सब होने के बाद तब जाके इन्होंने आंदोलन चला के उसको बंद कर दिया। तो वो सीधा-सीधा उत्तराखंड का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 600 मेगावाट में 72 मेगावाट बिजली आपको रॉयल्टी के रूप में मिलनी थी, 12.5% बिजली आपको रॉयल्टी के रूप में मिलनी थी। दूसरा, केंद्र सरकार वो उसमें उस परियोजना तक जो है सड़कों की देख-रेख भी खुद करती। सड़कों पे जो पथ वो प्रकाश होता है वो आपको देखने को मिलता और सुंदरता तो नैसर्गिक सुंदरता उस क्षेत्र की है वो मैं मानता हूँ। लेकिन हम अगर उसको पर्यटन के नाम पे बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो पहले वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, वरना ऐसा ना हो कि हरसिल और गंगोत्री घाटी का हाल मसूरी से भी बदतर हो जाए क्योंकि लोगों को तो भीड़ को तो हम ले आएँगे, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब धराली के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, वो देख लीजिए आप उसमें बताते हैं कि उनके नल बंद कर दिए गए हैं, जो पानी उनको मिल रहा है उसमें गाद आ रही है। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं। हम कहते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा छेड़खानी करना ठीक नहीं है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और इस उत्तराखंड के लिए भी ठीक नहीं होगा, ये मेरा मानना है। मैं कहता हूँ कि वहाँ जब लोहाई नाग पारा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ बड़ी-बड़ी हैवी मशीन्स गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो सड़क इस लायक नहीं है। हाँ, कहीं-कहीं पे जहाँ पे संकरी है, जहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है, उन जगहों को थोड़ा-सा कटिंग करके और जो कर्व होते हैं रोड्स के, वो कर्व कटिंग करके हम उसको सुगम यातायात के लिए बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके पेड़ भी बहुत बहुत कम कटेंगे। अभी बता रहे हैं 6000 पेड़ कटने उसमें और 1390 उसमें देवदार के पेड़ हैं। तो कुल मिला के ये मेरा मेरा ये कहना है, जो मेरा सुझाव भी है कि इसको जितना आप कम से कम चौड़ीकरण करें इसका, ताकि पेड़ों की संख्या सीमित हो कटने की। वो ट्रांसलोकेशन की बात चल रही थी कि सब पेड़ों को ट्रांसलोकेट करेंगे और देवदार के पेड़ कटेंगे, तो कहीं न कहीं आपको मालूम होना चाहिए, उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों की जिस तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो ये धराली में जो ग्लेशियर पिघला है, ये कोई बादल फटने की घटना नहीं थी। वो ग्लेशियर जब पिघला और वो अपने साथ में पूरा मलबा लेके आया और एक पूरी चमक-दमक वाली बस्ती को नेस्तनाबूद करते हुए जो है कई लोगों की जिंदगी थोड़ा सा कमेंट आपसे मैं चाहूंगा अंत में। विकास की बात करते करते अगर लाइट चली जाए, विकास की बात करते करते पानी चल जाए, विकास की बात करते करते हम पेड़ों को तो काट दें और रोड बना दें और पता लगा आपदा है रोड चली जाए ना। इसलिए थोड़ा सा समझने और सोचने की जरूरत है। क्या जरूरत से ज्यादा हम लोग नहीं चाह रहे कि व्यवस्थाएं? मुझसे पूछा आपने? जोशी जी, जोशी जी, जी 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 ज्यादा से ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं कि विकास बहुत ज्यादा चौड़ी रोड होगी, जाएंगी तो गाड़ी आई उसमें। नहीं, देखिए, ये आपके और मेरे सोचने की बात नहीं है। ये तो तमाम एजेंसी होती है, तमाम विभागीय लोग हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है और जैसा जो विभागीय लोग सोच रहे होंगे, जिस तरीके की बातें हो रही, देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत तक हमारा सड़क कनेक्टिविटी नहीं थी, आप देख रहे थे कितने कम लोग वहाँ पहुँचते थे।
हम कैलाश मानसरोवर भी जाते थे तो 7 पड़ाव हमारे होते थे। आज वहां तक अगर सड़क पहुंची है तो आप देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन वहां आया है। यही स्थिति भी गंगोत्री घाटी की है। गंगोत्री घाटी मैंने कहा ना 3 तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, सीमांत क्षेत्र है, हमारे चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय हमारा तीर्थ स्थल है। तीसरे हमारे वहां पर नए पर्यटन क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। और प्राकृतिक आपदाओं से आप कभी आप लड़ नहीं सकते, कब कहां पर क्या हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है, सरकार का प्रयास है, सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही है। सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलित चलिए करके देखते हैं आगे दोनों को किस बना के तरीके से काम इस किया। पर जो हल्ला हो रहा है वो थमता है जोशी जी। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अगर हम लोग ज्यादा खाने की सोचते हैं तो अपच हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा बेहतर करने की सोचेंगे तो उत्तराखंड के लिए जिसका एक अपना एक दायरा है, उस दायरे से बाहर निकल कर अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर विकास की बताई जा रही है, तस्वीर दिखाई भी विकास की जा रही है, लेकिन उस विकास विकास के चक्कर में कहीं विनाश तक तो नहीं पहुंच रहे। वो इसलिए है क्योंकि पेड़ों का कटना, पहाड़ों का दरकना, हमको रोड चाहिए, चौड़ी रोड चाहिए। बल पता नहीं अब जाएंगे तो उसमें गाड़ियां ही जितनी गाड़ी की चौड़ाई होती है उतनी गाड़ियां निकलेगी, लेकिन हमको चौड़ा रोड चाहिए, इसलिए हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं या पहाड़ काट रहे हैं। तो उत्तराखंड में संवेदनशील जितने भी पहाड़ी क्षेत्र इलाके जहाँ-जहाँ आपदा मानसूनी सीजन में कहर बरपाती है, उन इलाकों में तो सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एनजीटी के नियम ये कहते हैं कि आप ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते, आप ज़्यादा पहाड़ नहीं काट सकते। इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया बीजेपी वालों ने ही इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया और उसी में बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी वहीं पर पेड़ों का कटान हो रहा है। और यहाँ ये तर्क दिया जा रहा है कि हाँ, नहीं ये सही है, विकास ज़रूरी है। विकास की बात करते-करते बीजेपी प्रवक्ता के घर लाइट चली गई। तो जब टिहरी डैम बना था तो कहा था बिजली बनेगी, प्रदेश को बिजली मिलेगी, लेकिन डिबेट में ही अंधेरे में प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा विकास करने से भी कोई विनाश दिख जाता है। आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा, चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।